गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 12 फ्रिक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल। आपने बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रैफिक सिग्नल में किसी कार ट्रक को स्लो होते हुए देखा होगा। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल व्हेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। आपने भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, जब रुकने की ज़रूरत होगा तो ब्रेक लगाकर आपने साइकिल को रोका होगा। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो ये गाड़ियाँ क्यों रुक जाती है? नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे मूव कर रही हो और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तो वो अपने आप ही रुक जाती है। Finally, it stopped. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? क्या आपने किसी बॉल को किसी सरफेस के ऊपर मूव करते हुए देखा है जो अपने आप रुक जाती है? Why do we slip when we step on a banana peels? हम लोग क्यों गिर जाते हैं स्लिप करके जब किसी केले के छिलके के ऊपर पैर पड़ता है? Why is it difficult to walk on a smooth or wet floor? यह क्यों डिफ़िकल्ट होता है कि किसी मार्बल या फ्लोर या गीला सरफेस पर चलने में हमें कठिनाई होती है? ये देखिए, एक स्टूडेंट है, वो केले के छिलके पर पैर पड़ा और वो फिसल कर गिर गया। यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस, एक्टिविटी 12.1। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। आप क्या कीजिए, आराम से एक किसी बुक को लीजिए और टेबल पर रखकर उसको हल्का सा धक्का दीजिए। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आप देखेंगे कि यह बुक कुछ दूर जाने के बाद अपने आप ही रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। आप सेम इस एक्टिविटी को कीजिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? क्या इस टाइम पे बुक रुक गया? क्यों नहीं रुकेगा? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आप समझ सकते हो ये क्या हो रहा है? कैन यू से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट इट्स मोशन? क्या आप बोल सकते हैं कि इस मूविंग जो बुक है क्या उसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है? दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। जो बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो अपने आप रुक जा रही है, यही फोर्स कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। You saw that if you apply the force along the left, friction act along the right. आपने देखा कि जब आपने लेफ्ट से फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट से अप्लाई हुआ। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स along the right, the friction act along the left डायरेक्शन। अगर आप फोर्स को राइट से अप्लाई करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट से अप्लाई होगा। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बुक। ये दोनों केसेस में जो फोर्स है वो बुक के ऊपर अप्लाई हुआ। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा विपरीत दिशा में होता है जो फोर्स हम लोग अप्लाइड करते हैं। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। यह जो एक्टिविटी हुआ उसमें जो भी फोर्स अप्लाई हुआ वो किताब का जो सरफेस है और जो टेबल का जो सरफेस है उन दोनों के बीच में अप्लाइड हुआ। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? क्या फ्रिक्शन सभी सरफेस के लिए एक जैसा होता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस? क्या यह स्मूथनेस सरफेस का स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसको हम पता करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। क्या कीजिए, आप एक धागे को ईंट के ऊपर लपेटिए इस तरीके से। पुल दी ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस। और क्या कीजिए, उसमें एक स्प्रिंग बैलेंस को, ये स्प्रिंग बैलेंस है, उसको आप बांध दीजिए इस तरीके से और उसको खींचिए। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव। आप क्या कीजिए, जैसे ही खींचेंगे और ईंट मूव करेगा आपकी तरफ तो आप वहाँ पर जितना आपका स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग है उसको नोट कर लीजिए। इट गिव यू
a measure of the force of frictions between the surface of the bricks and floor। यह जो रीडिंग आएगा यह आपको फोर्स कितना लगा वो आपको दिखाएगा यह स्प्रिंग बैलेंस में। अब क्या कीजिए, इस ईंट के चारों तरफ एक प्लास्टिक यानी पॉलीथीन लपेट दीजिए और फिर से इस एक्टिविटी को कीजिए यानी खींचिए। अब देखिएगा कि रीडिंग क्या आ रहा है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस। आपने जब बिना पॉलीथीन लगाए और पॉलीथीन लगा करके जब खींचा तो क्या आपने जो रीडिंग है उसमें कोई अंतर पाया? व्हाट माइट बी द रीज़न। ज़रूर अंतर मिलेगा, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है? फॉर दिस डिफरेंसेस रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसी एक्टिविटी को ब्रिक्स के चारों तरफ जूट का जो बैग होता है उसको लपेट के देखिए और रीडिंग क्या आता है। ज़रूर आप इसमें तीनों में डिफरेंस पाएंगे। यह है स्प्रिंग बैलेंस का पूरा डायग्राम, देख लीजिए। एक्टिविटी 12.3 मेक अ इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। आप क्या कीजिए, एक ढलान प्लेन सरफेस बनाइए किसी टेबल या सरफेस पे या फ्लोर पे। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। आप इस तरीके से एक अरेंजमेंट करके ईंट या किताब कॉपी लगा करके एक पटरी में ढलान, इस तरीके से ढलान एरिया बना लीजिए। पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। आप किसी पेन या पेंसिल का यूज़ करके आप एक ए कहीं पे पॉइंट कर लीजिए। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। आप क्या कीजिए, आप एक पेंसिल बैटरी लीजिए और इस ढलान वाले एरिया से उसको छोड़िए। देखिए वो कितनी दूर जाता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आप एक कपड़ा बिछाइए और फिर सेम प्रोसेस को कीजिए। अब देखिए एक कपड़ा बिछाने पर और कपड़ा नहीं बिछाने पर जो सेल है वो कितनी दूर तक जा रही है। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव। यह टोटली डिपेंड करता है, क्या ये टोटली डिपेंड करता है कि जो सरफेस के नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना कवर किया। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। क्या स्मूथनेस जो सरफेस है वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो डिपेंड सेल का वो डिपेंड करता है? हाँ, क्यों नहीं करेगा। आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। आप क्या कीजिए, बैटरी के ऊपर सैंड पेपर को लपेट के देखिए, क्योंकि वो बहुत रफ होता है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जो है वो काउज करता है जब इरेगुलरिटी दो सरफेस में होगा, यानी अगर दो सरफेस ज़्यादा रफ होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इवन दो सर्फेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटी ऑन देम। ये भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, तो और ज़्यादा इरेगुलर है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। जब ज़्यादा इरेगुलर होगा, रफ होगा, तो दोनों सरफेस क्या होगा, वो इंटरलॉक हो जाता है। When we attempt to move any surfaces, we have to apply force to overcome interlocking। तो इस interlocking को दूर करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। On rough surfaces, there are a large number of irregularity, so force of friction is greater if a rough surface is evolved। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा जब दो सरफेस रफ होगा। देखिए इस तरीके से सरफेस रफ होता है, दोनों इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है। We see that friction is caused by interlocking or irregularity in the two surface। हम लोग देखें कि जो फ्रिक्शन है वो काउज करता है जब दो सरफेस ज़्यादा रफ होगा तो दोनों इंटरलॉक हो जाता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ़ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर आप दो सरफेस को ज़्यादा दबाएंगे ना तो भी वहाँ पर फोर्स फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नो बॉडी इज सिटिंग ऑन इट। आप क्या कीजिए, एक चटाई को खींचिए जब उसके ऊपर कोई नहीं बैठा है। एंड व्हेन पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। आप क्या कीजिए, खींचिए जब चटाई के ऊपर कोई बैठा हुआ है। आप देखिएगा कि दोनों में बहुत इफेक्ट आ जाता है। जब चटाई पे कोई बैठा होगा तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर लगेगा,
चटाई पर कोई नहीं बैठा होगा तो आपको कम फोर्स लगेगा, ठीक है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप क्या कीजिए, आपने कभी अगर कोई भारी बक्सा को धक्का दिया होगा तो उसको याद कीजिए। इफ़ यू नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। व्हाट इज़ ईजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव व्हेन इट ऑलरेडी इन मोशन। कौन सा आसान होता है, जब वो रेस्ट में होता है, जब वो मोशन में होता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और आप जितना फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के जैसे ही मूव करना स्टार्ट करता है या मूव किया, वो हो जाएगा, उसको कहते हैं स्टैटिक फोर्स। ऑन अदर हैंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ओवर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम स्पीड इज मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और आप उतना ही फोर्स लगा के उसको कंटिन्यूसली मूव करा रहे हैं तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, द कॉन्टैक्ट point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor। जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉक्स मूव कर रहा होता है तो जो बॉक्स और सरफेस है दोनों अगर मूविंग मोशन में है तो दोनों को इंटरलॉक होने के लिए काफ़ी समय नहीं मिल पाता है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे फ्रिक्शन आर नेसेसरी एविल। थैंक यू।